नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जंगल से भटक कर खेतों की ओर हजारों हिरणों का झुंड किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जबकि वन विभाग इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है। मामला हमीरपुर जिले के मोहदा विकास खंड का है, जहां पर बिनवार क्षेत्र, कमहरिया क्षेत्र और सिसोलर क्षेत्र के केन नदी की कटरी में बसे लगभग आधा सैकड़ा गांव के किसानों के लिए अन्ना पशु, वन गाय और नीलगाय के बाद अब हिरन नई समस्या बनकर खड़े हो गए हैं, जो लगभग 4 साल से फसलों के समय इस ओर आकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं। हालांकि अभी ग्राम प्रधान के साथ दर्जनों किसानों ने इस समस्या को जोरों शोरों से उठाया और जंगल की तारबाड़ी कराने की मांग की ताकि इन्हें संरक्षित किया जा सके, लेकिन वन विभाग इस संबंध में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? जी। ये बताइए कि आपके खेत में ये हिरन पाए जाते हैं, कितने का झुंड होगा और क्या नुकसान करते हैं आपकी फसलों को? फायदा? फसल सब खाते, फसल में परेशान है। अच्छा, तो फसल का कितना नुकसान हो जाता होगा? फसल में कोई मटरा चना तो बचता ही नहीं है, फसल पिछले भर बच पाती है। और कितनी की संख्या होगी लगभग? संख्या होगी 2-3। चाची आपका? संतोष। ये आपके हिरन पाए जाते हैं आपके खेतों में, तो क्या फायदा करते हैं, नुकसान करते हैं, क्या करते हैं आप? नुकसान करते हैं। भागे के पर रात भर लाइट लेके आम का पर था ठंडी में ना हेल के जाए के पर पानी भगाओ के पर फिर भगा दे, फिर आ जाती हुई। कितना नुकसान हो जाता होगा? बहुत नुकसान हो जाता है। नुकसान तो कभी कोई सरकारी सुविधाएं मिली इसलिए आपको? कुछ नहीं मिली। चाची आपका? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सत्यम सिंह हमीरपुर से जुड़ गए हैं। सत्यम, किसानों की फसलों को पहले अन्ना पशुओं से दिक्कत थी, परेशानी हो रही थी और अब जंगल से हिरण निकलकर उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस खबर में? पूरा ये मामला हमीरपुर जनपद के मोहदा विकास खंड का है, जहां पर बिवार कमरिया क्षेत्र में और सिसोला क्षेत्र के केन नदी की कटरी में बसे लगभग आधा सैकड़ा गांव के किसानों के लिए अन्ना पशुओं, वन गाय और नील गाय के बाद अब हिरन नई समस्या बनकर खड़े हो गई है, जो लगभग 4 साल से फसलों के समय इस ओर आकर किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं। हालांकि अभी कुनेटा में लगी चौपाल में ग्राम प्रधान के साथ दर्जनों किसानों ने इस समस्या को जोर शोर से उठाया था और जंगल की तारबाड़ी कराने की मांग भी की थी, इन्हें संरक्षित किया जा सके, लेकिन वन विभाग इस संबंध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अलका, क्या आपकी किसी वन विभाग के अधिकारी से बातचीत हुई इस मुद्दे पर? बिल्कुल, वन विभाग के अधिकारियों की बात करें तो जब हमने इस मामले को लेकर जवाबदेही लेनी चाहिए तो इस संबंध में वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी उनका सत्यम, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्योंकि बात किसानों की है तो स्थानीय प्रशासन जो है, क्या वहां तक भी शिकायत पहुंची है? ग्रामीणों ने वहां तक, जिला अधिकारी तक शिकायत की है या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि नहीं? बिल्कुल अलका, अगर ज्ञापन की बात करें तो ज्ञापन फिलहाल में अगर नहीं दिया गया है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ओलावृष्टि हो, दैवीय आपदाओं की मार हमेशा से ही बुंदेलखंड झेलता रहा है। फिलहाल में जो हिरन है उनकी अब दंश झेलने को बेताब है, लेकिन जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं मूक दर्शक बना हुआ है और इस संबंध में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हल्का सत्यम, एक तरीके की वन विभाग की लापरवाही नहीं है? जिस तरीके से हिरन जो हैं वो जंगल का इलाका छोड़कर किसानों के इलाकों में आ रहे हैं, लोगों के इलाकों में आ रहे हैं, इस तरीके से हिरणों की सुरक्षा पर भी एक तरीके का सवाल है, वन्य जीवों की सुरक्षा पर सवाल है। लोग शिकार करेंगे और दूसरी तरफ किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, बता दें कि अगर हमने इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिले के अधिकारियों से, उच्चतम अधिकारियों से भी बात करी कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, फसलें तो फिलहाल चौपट हो रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर कुछ ज्यादा ही इनको हानि हुई और अगर जो किसान है उन्होंने ऐसे कोई कदम उठाए तो इसके बाद में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। जब हमने ये सवाल हमने जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे दागे तो फिलहाल में वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, चुप्पी साधे हुए हैं। अलका जी, सत्यम, कितना नुकसान हो रहा है स्थानीय किसानों को, कुछ अनुमान? अभी फिलहाल अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो भी फसलें हैं वो
कहीं ना कहीं अब बढ़ने की कगार पे हैं। उनमें जो फूल हैं, फूल से ही उसमें जो है बीज बनेंगे, फिर इसके बाद में उनको फायदा होता है। लेकिन जब वो फूल ही झड़ जाएंगे और झुंड, अगर सैकड़ों जो काले हिरणों का झुंड है वो जब लगातार जाता है, किसी खेत से होते हुए जाता है, तो जो फल होते हैं वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो अंकुरित है वो नहीं हो पाता है और जो आने वाले समय में जो उनकी फसलें हैं वो कहीं ना कहीं उनको घाटा सह सकते हैं। हल्का सत्यम, स्थानीय लोग किस तरीके से अपने खेतों की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वन विभाग कुछ नहीं सुन रहा है, तो स्थानीय लोग किस तरीके से अपनी फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं? अलका बता दें कि इस कपकपाती ठंड में भी सैकड़ों की तादाद में जो स्थानीय लोग हैं, जो किसान हैं, वो अपने रात में जो है वहां पे रखवाली करते हैं, अलाव जलाते हैं और ताक कर बैठते हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि अगर खुदा न खास्ता अगर किसानों पर जो है अगर कोई बात आती है या फिर ऐसी कोई बात होती है, ठंड लग जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रात भर जो है वो इन कालो हिरणों से अपनी फसलें बचा रहे हैं। अलका जी, और एक तरीके से कहीं ना कहीं हिरणों की सुरक्षा को भी एक चुनौती है, क्योंकि हिरण जो है वो स्थानीय लोग शिकार भी कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या वन विभाग के अधिकारी जो हैं उनके पास फंड नहीं है, या फिर जानबूझकर ऐसी लेट लतीफी की जा रही है, ऐसी इग्नोरेंस है? वन विभाग की माने तो वन विभाग हमेशा से ही जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है उनकी मंशा पर पलीता लगाता रहा है। यानी कि आपको बताते चले कि हर साल वृक्षारोपण होता है, वृक्षारोपण में भी करोड़ों की जो अमाउंट आता है उसकी घपलेबाजी होती है। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार इतना बजट आने के बावजूद भी जो धरातल है, धरातल पर में ये नामो निशान दिखाई नहीं देते हैं। फिलहाल मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस संबंध में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार अगर इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या फिर फिलहाल जो उनकी फसलें हैं अगर चौपट होती हैं तो उनका जो मुआवजा है वो कौन देगा, इस पर संबंधित जो अधिकारी है वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जी सत्यम, ग्रामीण किसान जो है वो क्या चाहते हैं प्रशासन से और वन विभाग की तरफ से, किस तरीके की सहूलियत चाहते हैं? वन विभाग से सैकड़ों बार जो संबंधित अधिकारी हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बार बार अवगत कराया है। हालांकि ज्ञापन नहीं दिया गया है लेकिन मौखिक रूप से अवगत कराया है, बावजूद जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है। अलका जी, अभी आपने कहा कि तार से घेराबंदी की बात हो रही है, तो क्या इस तरीके की बात जो है वो वन विभाग की तरफ से चल रही है? बिल्कुल, बता दें कि जो खुद के जिनके खेत पड़े हुए हैं उस एरिया में दर्जनों की तादाद में गांव है, सैकड़ों बीघा खेती है। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो खुद अपनी ही अमाउंट से उसमें तारबाड़ी कर रहे हैं। इसके बाद में रात भर वो लोग अलाव जला के एक गुट जत्था लेकर के चल रहे हैं कि जो अपनी फसलें हैं वो किसी तरीके से बचा सके। अलका, किस तरीके की योजनाएं जो है अब बातचीत चल रही, ग्रामीणों के क्या आगामी समय में क्या योजनाएं हैं इस मामले को लेकर? क्या वो शिकायत करेंगे डीएम अधिकारी को, ज्ञापन लिखेंगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नाम, या फिर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? इस संबंध में अगर अपडेट की जाए तो फिलहाल में ऐसी कोई जानकारी नहीं बताई गई स्थानीय लोगों द्वारा कि हम संबंधित ज्ञापन जो है जिलाधिकारी को देंगे, उच्च सीएम योगी आदित्यनाथ को देंगे। फिलहाल जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं इस मामले पर ध्यान देना चाहिए कि इनकी जो फसलें हैं वो चौपट हो रही हैं और बराबर जो निरंतर यहाँ के जो किसान हैं वो किस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात भर वो लोग जत्था लेकर के और अलाव की व्यवस्था करके और रात खेतों में ये पूरी रखवाली कर रहे हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी वारदात होती है उन किसानों के साथ में तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिला प्रशासन होगा या वन विभाग होगा? एक सबसे बड़ा सवाल है। अलका जी बिल्कुल सत्यम, इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि किसान परेशान है। वो मौसम से अगर अपनी फसलों को बचाते हैं तो जानवरों से उनकी फसलों को खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो किसानों की फसलें जो हैं
बर्बाद हो रही हैं। एक तरफ अन्ना पशु हैं, दूसरी तरफ जंगली जीव, खासकर हिरणों का झुंड जो किसानों की फसलों पर अटैक करते हैं और फिर उनकी फसलों को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन वन विभाग का अमला जो है वो किसानों की परेशानियां सुनने को तैयार नहीं है। किसान बार बार वन विभाग से ये अपील कर रहे हैं कि वन क्षेत्र जो खेती के इलाके से जुड़ा हुआ है उसे तार लगाया जाए, बाड़ों से घेर दिया जाए, लेकिन वन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहीं महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून बनाने के ऊपर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार का बड़ा बयान सामने आया है। अजित पवार का कहना है कि लव जिहाद के संदर्भ में अगर सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो विधानसभा में विधेयक आने के बाद यदि वो विधेयक महाराष्ट्र की जनता के लिए उपयुक्त होगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। तेच म्हणणं आहे, शिवाजी महाराजांनी पण सगळ्यांना बरोबर घेऊन अष्टांचं अष्टप्रधान कसं होतं, कोण कोण लोक होते ते काढा ना। आपल्या महाराष्ट्राची, आपल्या भारताची परंपरा आहे। आपल्या भारताला संविधानाने एकसंघ ठेवण्याचं कारण काय आहे? अनेक जाती धर्माचे लोक, अनेक वेगवेगळ्या भाषा बोलणारी लोक खूप गुण्यागोविंदाने राहतात, त्याला कुठं धक्का लागू नये एवढंच आमचं म्हणणं आहे। ठाकरे गटाच्या नेते सुषमा अंधारे म्हणतात की माझ्या जीवाला धोका आहे, घातपात होण्याची सुद्धा शक्यता। जर त्यांना तसं वाटत असेल और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कार्यकारिणी संपादक मुंबई से हमारे शीश उपाध्याय जुड़ चुके हैं। शीश, लव जिहाद पे कानून लाने की बात की जा रही है और अजीत पवार का बयान आया है कि अगर सरकार ऐसे विधेयक लाती है तो वो उस पर विचार करेंगे, अपना मुद्दा रखेंगे। जी अलका जी, पिछले काफी समय से लव जिहाद का मुद्दा जो है जोर पकड़ा हुआ है। अभी बीच में विरार में एक लड़की के साथ में इसी तरह हुआ, एक अभी एक्टर के साथ में लव जिहाद का मामला हुआ है। तो इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही आक्रामक हैं और लव जिहाद पर कानून बनाने की बात की जा रही है। हालांकि अभी जो हाल ही में हुई विधानसभा के दौरान अबू हातिम आजमी ने लव जिहाद में से जिहाद वर्ड निकालने के लिए काफी प्रेशर किया और काफी देर तक चर्चा की। उनका ऐसा मानना था कि जिहाद गलत कामों के लिए होता है, ऐसे लव वगैरह के आगे जिहाद शब्द जोड़ने से जिहाद शब्द का अपमान हो रहा है। लेकिन उनकी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है और महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस बात पर चर्चा हुई है कि लव जिहाद से रिलेटेड कोई कानून बनाया जाना चाहिए। और इसी मामले पर जब पत्रकारों ने विरोधी पक्ष के नेता अजित पवार जी से बात की तो उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि अगर लव जिहाद को लेकर के कोई प्रॉब्लम है या कोई तकलीफ है तो उसको लेकर के अगर कानून बनाना है तो विधानसभा में विधेयक पारित किया जाना चाहिए। और उन्होंने अपनी भूमिका भी स्पष्ट की है कि अगर लोगों को ऐसा लगता है, लोग ज्यादा इस पक्ष में होंगे तो विरोधी पक्ष भी इस मामले पर सत्ता पक्ष का साथ देगा। जी अलका जी। शीश, जिस तरीके से लव जिहाद का मुद्दा जो है वो हर तरफ छाया हुआ है, क्या लगता है कि मुंबई की राजनीति में इसका क्या महत्व है? क्योंकि शिवसेना भी हिंदूवादी होने का दंभ भरती है, बीजेपी भी जो है वो हिंदुओं के पक्ष की बात करती है, हिंदुओं के वोट की बात करती है, तो कहीं ये राजनीति से प्रेरित मामला नहीं नजर आ रहा? समस्या अलग बात है लेकिन राजनीति से प्रेरित नहीं नजर आ रहा। एक विशेष समुदाय पे एक तरीके से जो कानून थोपने की बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि अजित पवार भी यही बात कर रहे हैं, कहीं वो भी हिंदुओं को चाहते कि हिंदू नाराज ना हो, इस वजह से इस मुद्दे पर विधेयक पर चर्चा की बात कर रहे हैं, अपनी बात स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। अलका जी, ऐसा है कि ये पूरा लव जिहाद का मामला आज से नहीं है, पिछले कई सालों से ये लगातार पनप रहा है। और ये लव जिहाद बोला किसे जा रहा है कि जब मुस्लिम लड़कों के द्वारा हिंदू लड़कियों से शादी कर दुनिया भर के उनको लालच दे करके उनसे शादी कर ली जाती है और शादी करने के बाद हिंदू लड़कियों को फिर उनके हाल पर छोड़ करके वो लड़के अलग हो जा रहे हैं या दूसरी शादी कर ले रहे हैं या उन लड़कियों को अपने आप पर छोड़ दिया जा रहा है, तो उन लड़कियों का बड़ा ही बुरा हाल हो रहा है। इसी बात से हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए इस लव जिहाद की बात की जा रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस्लाम धर्म की तरफ से हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बनाने के लिए इस लव जिहाद का सहारा लिया जा रहा है।
तो सिर्फ मुंबई की राजनीति पे नहीं, ये पूरे देश की राजनीति पर असर करने वाला विषय है, क्योंकि इस देश में अधिकतर हिंदू हैं और हिंदू लोगों की लड़कियां इस लव जिहाद के मामले से बहुत बुरी तरह ग्रसित हैं। तो एक मामला तो है ही, ये अलग बात है कि अपनी अपनी जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने सुविधा अनुसार इस लव जिहाद को मोल्ड करने की कोशिश कर रही हैं। जी, शीश सिर्फ मुस्लिम समुदाय की बात नहीं है, मुस्लिम समुदाय की लड़कियां भी दूसरे समुदाय के लोगों के साथ विवाह करती हैं। तो क्या ये जो कानून बनने की बात हो रही है या विधेयक लाने की जो बात हो रही है वो सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए है, या फिर जो कानून आएगा वो सभी धर्म के लोगों पर समान तरीके से लागू करने की बात की जा रही है? नहीं, लव जिहाद का मतलब, लव जिहाद यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जहाँ लड़के का इंटेंशन सिर्फ लड़की को कन्वर्ट कर देना और कन्वर्ट करने के बाद उससे पीछा छुड़ा लेना, इस बात से होता है। फिर वो हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो या मुस्लिम लड़की हो और हिंदू लड़का हो, जहाँ तक अभी तक का समय ये बता रहा है कि हिंदू लड़कों की तरफ से कन्वर्ट करने के नाम पर शादियां नहीं की जाती है। शादियां हो जाती हैं, फिर अमूमन भले वो तलाक हो जाता हो या अलग हो जाते हो, जिसके मामले बहुत कम है। लेकिन हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से बहुत बड़े पैमाने पर होना और उतने ही बड़े पैमाने पर उन दोनों का अलग हो जाना और फिर उनको उनके हाल पर छोड़ देना, ये इस बात की इस तरह की घटनाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं कि इसको लव जिहाद बोला जा रहा है। और कई जगह से कई इस्लामिक संगठनों द्वारा ये बात बाहर भी निकल करके आई है कि उनके द्वारा मुस्लिम युवकों को ये बोला जाता है कि आप फला धर्म की लड़की से शादी करेंगे तो आपको इतना रुपया मिलेगा, फला धर्म की लड़की शादी करेंगे तो आपको, मतलब बाकायदा कैटेगराइज किया गया है कि ब्राह्मण लड़की हो, ठाकुर लड़की हो और अदर कास्ट की लड़की हो तो उनको उसी अनुसार पैसे दिए जाते हैं। इस बात से लोगों को तकलीफ है और इसी बात को दूर करने के लिए ये लव जिहाद कानून की बात की जा रही है। जी शिरीष, जिस तरीके से बात की जा रही है कि लव जिहाद के लिए कानून लाया जाएगा, हालांकि ये जो मुद्दा है वो स्वेच्छा का है कि कौन किससे शादी करता है, कौन किस धर्म में कन्वर्ट होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। तो अगर कहीं सरकार जो है ये विधेयक लाने की कोशिश करती है लव जिहाद को लेकर, तो क्या ये मूल अधिकारों का हनन नहीं कहा जाएगा, या एक तरीके से कह दिया जाए कि मूल अधिकारों पर थोपने वाली बात हो जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब भी बात कानून की होगी तो कोर्ट जो है वो हमेशा मूल अधिकारों की रक्षा करेगी। जहां तक मूल अधिकारों की बात है तो मूल अधिकार ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़का है और उसका किसी हिंदू लड़की से अफेयर चल रहा है तो वो बाकायदा अपने आप को बताए कि मैं मुसलमान लड़का हूं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं या आपसे प्यार करना चाहता हूं, जो भी करना चाह रहा है। लेकिन जब वो अपने धर्म को छुपा करके किसी हिंदू लड़की को फंसाता है और उसके बाद शादी करने के बाद उसको छोड़ने का उसका इंटेंशन होता है, इस बात को रोकने के लिए लव जिहाद की बात की जा रही है और लव जिहाद कानून बनाया जाने की बात हो रही है। तो अगर इस कानून के तहत कोई भी आदमी अगर अपनी पहचान को छुपा करके किसी लड़की के साथ संबंध बनाता है या उसके साथ में रिलेशन में आता है और उसके साथ शादी करने की बात करता है और उसके बाद अगर पता चलता है कि वो तो उस धर्म का है ही नहीं जिस धर्म के बारे में वो बता रहा था, तो उस पर एक लव जिहाद का कानून लागू होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शीश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र में एक अलग ही राजनीति शुरू हो गई है। अजीत पवार का कहना है कि अगर सरकार जो है लव जिहाद से जुड़ा कोई विधेयक लाती है और चर्चा करती है तो वो अपना पक्ष रखेंगे और जरूरी है तो लव जिहाद के विधेयक को समर्थन भी किया जा सकता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लव जिहाद का मुद्दा जो है इस समय गरमाया हुआ है, बात चाहे मुंबई की राजनीति की हो या देश की राजनीति की हो, लव जिहाद हर तरफ छाया हुआ है। आरोप ऐसा है कि एक विशेष समुदाय जो है दूसरे समुदाय की महिलाओं को टारगेट कर रहा है कन्वर्जन के लिए और अपनी आइडेंटिटी छिपाकर पहले प्रेम करता है, फिर विवाह के बाद महिला या पुरुष उसके धर्म को कन्वर्ट कर देता है। वहीं मथुरा से बिजली विभाग के जेई का शराब के नशे में झूमते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में सतोहा गांव के पास बीच रोड पर गाड़ी खड़ी करके नशे की हालत में सो गए। वहीं बीच सड़क पर कार खड़ी होने की वजह से जाम लग गया और राहगीरों ने जेई साहब का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तर प्रदेश शराब पी के गाड़ी बेहोश चला रहे हैं, देखो ये क्या कंडीशन। वो तो हम लोग भी देख रहे हैं कि ऑन रोड के सहारे गाड़ी लगा रखी है। वो तो ये धक्का से कर दिया, नहीं बीच रोड पे कर रखी। अच्छा, आप लोगों ने इसको धक्के से साइड किया है और क्या? उसके बाद ये यहाँ पर बता रहे हैं कि बीच रोड पर दारू पीकर गाड़ी खड़ी कर ली थी। कोशिश की
हटाने के बाद नहीं काफी आप लोगों ने प्रयास किया, जग ही नहीं रहा कोई नहीं जग रहा, नशे की हालत में धोते हैं। और क्या। इधर देखो, उधर से खींचना फोटो। तुम्हें क्या लगा तुम आप फोटो नहीं खींच पाएंगे? क्यों खड़े हो? मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ। कहाँ से उसे जगाओ, पीछे जगाओ ना। चोरी हो जा, कभी है जा, किसकी जिम्मेदारी है? एक्सीडेंट है जा, तो सगरा कौन पुलिस की जिम्मेदारी? बस पुलिस को मरने को है, पुलिस, वही तो मैं कह रहा हूँ। कोई घटना हो जाती है तो वो पुलिस की आफत है, कोई घटना हो जाती है तो पुलिस की आफत आती है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता जीवनदीप कल्याण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जीवनदीप, जेई का शराब पीने का वीडियो जो है वह वायरल हो रहा है। बेहोशी की हालत में वो अपनी कार बीच सड़क पर खड़ी करके सोते नजर आए। मैं आपको बता दूं कि ये मामला शुक्रवार की रात का है, जो कल ये वीडियो वायरल हुआ है जी। ये कृष्णानगर के जेई है जी, जो इनका फीडर सतोहा ग्राम तक पड़ता है जी। लेकिन इनके एमडी के आने की वजह से, एमडी मथुरा आए थे इनके जी। उनके साथ में भ्रमण पर थे जी, और उनके भ्रमण के जाने के बाद जी तब इन्होंने बेतहाशा शराब पीकर अपनी थकान मिटाने के लिए और सर्दी दूर करने के लिए इन्होंने लापरवाही दिखाते हुए और ये बीच सड़क पर कार रोक ली। उसी में दारू पी, शराब पीने के बाद में जब लोगों ने देखा कि ये धुत पड़े हुए कोई भी दुर्घटना का अंजाम दे सकते हैं, उन्होंने पुलिस को बुलाया। तब इनकी गाड़ी को रेस्क्यू किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि इनका नाम नीरज है और कृष्णानगर के ये जेई है। जी जीवनदीप, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है और खासकर बीच सड़क में गाड़ी खड़े करके सोना तो एक और बड़ा अपराध है। तो क्या कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस ने इनको पकड़ा है। पुलिस ने इनकी गाड़ी को हटाया था और इनको अरेस्ट भी किया है, लेकिन इनके जो अधिकारी हैं, अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की गई तो वो मौन धारण किए हुए हैं। जी, इस पर क्या कार्रवाई करते हैं ये तो अभी देखने वाली बात है। जी जीवनदीप, इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो पी कर गाड़ी चलाते हैं सड़कों पर, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है मथुरा? पुलिस तो जितना भी हो सकती है अपना पूरा प्रयास करती है, समझाती है, लेकिन ये ऐसे लापरवाह लोग हैं जिन्हें अपनी पद की गरिमा का जरा भी ख्याल नहीं और अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जीवनदीप इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जेई का वीडियो जो है वो शराब पीकर गाड़ी में बैठे वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जेई ने इतनी शराब पी थी कि वो बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करके सोते नजर आए। हालांकि पुलिस को जब इस मामले की सूचना मिली तो पुलिस वहां मौके पर पहुंची और गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया गया। जेई को जगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई, लेकिन जेई साहब को ना खुद का होश था ना ही अपने पद का। वहीं अयोध्या में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार लगातार काम कर रही है। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं संपत्ति कुर्की जा रही है। इसी कड़ी में अयोध्या में पूर्व जिला पंचायत सदस्य गैंगस्टर अपराधी तांस तिवारी उर्फ सिक्कू की लगभग 4 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है। सीओ बीकापुर संदीप सिंह के नेतृत्व में कोतवाली बीकापुर पुलिस ने मकान पर नोटिस चस्पा कर कार्रवाई किया है। स्टेट अयोध्या महोदय के आदेश से ये प्रॉपर्टी जो श्लोक आश्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डाटा संख्या 464 पीएम महोदय के आदेश से पूर्व की गई है। गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत ये प्रॉपर्टी अभी श्रीमान एसडीएम महोदय के
सुपुर्दगी में रहेगी जब तक कि कोई अन्यथा आदेश न हो जाए। ये अवतांश उर्फ सिद्धू तिवारी एक शासित गैंगस्टर हैं। गैंगस्टर अधिनियम की धारा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है प्रशासन की तरफ से? पूर्व जिला पंचायत की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल अलका, अगर बता दे तो ये अयोध्या में जो है वो ये तीसरी जो है कुर्की है। इसके पहले भी कई थानों में कुर्की की कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन करवा चुका है। अगर बता दें कल के कुर्की की तो जो कुर्की हुई है वो लगभग 4 करोड़ के आसपास की है। और बता दें ये मामला जो है वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य अवतांश तिवारी है, उनके खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था बीकापुर कोतवाली में। उसके एवज में इन्होंने एक 14A के तहत इनकी कुर्की की गई है, जिसमें समाज निवारक जो अधिनियम आता है उसके विपरीत में इन्होंने कहां से पैसा लाया है, कैसे ले आया है, उसका ब्यौरा देंगे। ब्यौरा देने के बाद जो संपत्ति इनकी सील की गई है कुर्की करके, उसके बाद इनको अगर उसका संपत्ति का ब्यौरा ये दे पाएंगे तो, अन्यथा जो है वो सरकार जो है वो इनके जमीन के जो जमीन है जिसमें 2 प्लॉट है, 2 मकान है, 1 ऑफिस है, ये सारे कुल मिलाकर के 4.5 करोड़ के लगभग की धनराशि इनकी जो है वो जब्त करेगी सरकार की। जी राघवेंद्र, अवतांश जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, उनका पक्ष क्या है इस मामले में? उन्होंने कहा कि साफ तौर पे बताया है कि हमारे ऊपर हाँ ठीक है गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार जो जिस तरीके की ये कार्रवाई कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अब जो है वो गुंडा माफियाओं का या अपराधियों का राज नहीं चलेगा, तो उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है प्रदेश यहाँ जिला प्रशासन की। जी राघवेंद्र, हालांकि अवतांश जो है वो पूर्व जिला पंचायत है, राजनीतिक दुनिया से इनका जुड़ाव है, तो कहीं राजनीति से प्रेरित ये मामला तो नजर नहीं आ रहा? देखिए, अगर बात करेंगे तो अवतांश तिवारी की तो ये भाजपा के नेता भी हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, जो कि भाजपा से ही ये टिकट पाए थे जिला पंचायत का, और उसमें इन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद ये जो है अपने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना चालू किए हैं। उसके एवज में हाँ बात करेंगे कुल मिलाकर के तो अगर राजनीतिक पटाखेब जो है वो सामने नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन के एवज में ये सारा काम किया गया है, जिसमें बीकापुर कोतवाली में इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम था, उसके तहत में पूरी कार्रवाई की गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अयोध्या में पूर्व जिला पंचायत अवतांश तिवारी के खिलाफ प्रशासन का जो डंडा चला है, हालांकि खुद ये बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जबकि विपक्षी दल है वो हमेशा ये आरोप बीजेपी सरकार पर लगाते रहे हैं कि जो बीजेपी का बुलडोजर है, जो बीजेपी की प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं वो सिर्फ विपक्षी दलों पर होती हैं। तो ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं अयोध्या से अवतांश तिवारी पर जो कार्रवाई हुई है, ये इस बात को साबित करती है कि सरकार की नजर में हर कोई बराबर है। अगर कोई गलत करेगा, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।